हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग घर पे बहुत अच्छे हो गए। आप एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ो, क्लास 10th वाली। ठीक है, बहुत ही चीज़ें उसमें इंक्लूड है। मैं टॉपिक बाई टॉपिक वैसे भी बहुत चीज़ें पढ़ाते चले जा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स अपने से प्रॉपर आप बनाते जाओ। यहाँ से जो भी मैटर आपको मिलता है वो भी आप राइट करते जाओ। तो अपने से नोट्स बनाते रहो, बेस्ट रहेगा। चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। तो मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मेटल कार्बोनेट क्या था हमारे पास, Na2CO3 था। इसको मैं किससे रिएक्शन करा रहा था, HCl से। तो पहले Na के साथ Cl बाहर जाएगा तो 2 मोल, यहाँ 2 है तो 2NaCl। ठीक है, और ये CO3 से CO2 बाहर निकल के आ रहा था, और एक 2H के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइंड होकर H2O फॉर्म कर रहा था। पहला रिएक्शन ये था। तो हमेशा बताया था कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होगा ही होगा। दूसरा मेरे पास था NaSCO3 था। इसको भी अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो सेम प्रोडक्ट होगा, NaCl। अब यहाँ पे एक Cl तो क्या हो जाएगा, NaCl, 1 CO2 हो जाएगा और एक H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आप CO2 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे लेबोरेटरी में। जैसे मैंने पीछे बताया था कि H2 गैस वहाँ से रिलीज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो कैसे बताओगे, पॉप साउंड से, जो कि क्लास 9th में किया था। अब CO2 को कैसे चेक करोगे कि उस टेस्ट ट्यूब से जो रिएक्शन हो रहा है इस तरीके से, यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है उस CO2 के फॉर्म में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि CO2 है। तो इसके लिए एक रिएक्शन है कि जो भी ये गैस निकलती है ना, इसको क्या करते हैं, पहले मैं ऐसे थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, फिर रिएक्शन के थ्रू बताऊंगा। सपोज कर लो इसमें ये है, और दूसरे मैं टेस्ट ट्यूब में क्या करता हूँ ना, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैं क्या कर लेता हूँ, लाइम वाटर रख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइम वाटर। इसमें क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर है। एकदम इसका कलर जो होता है ये कलरलेस होता है। ये क्या होगा हमारे पास, कलरलेस हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं, पतली सी पाइप लगाते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट लैब में हो जाता है। इसमें कॉर्क पाइप लगा के इसके अंदर इनरिचमेंट कर देते हैं इस तरीके से। ये देखो कर दिया। इसकी जो गैस निकलेगी, यहाँ से जो गैस निकलेगा, और कहीं से तो ब्लॉकेज है नहीं, सिर्फ पाइप से। यहाँ से जो गैस रिलीज होगा वहाँ कहाँ पे जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाएगा। इट मीन दैट लाइम वाटर में। लाइम वाटर का कलर पहले कैसा था, कलरलेस था। अब कैसे, जैसे ये गैस, सपोज कर लो ये गैस रिलीज हो रही है, ये जाके ऐसे 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 आएगा और इससे रिएक्शन कर जाएगा। तो अब इसका कलरलेस कैसे हो जाएगा, ये व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आती है। वैन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ लाइम वाटर देन इट गिव व्हाइट पीपीटी। ठीक है, अब रिएक्शन में देखो, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। अब रिएक्शन कैसे लिखोगे, अब हमारे पास क्या था, यही CO2 था। जो हमारे पास क्या था, CO2, ये इस तरीके से था हमारे पास। तो अगर आप इस तरीके से लिख ले, CaCO3, सॉरी CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर रहे हो ना, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये क्या देगा रिएक्शन करने के बाद हमारे पास, CaCO3 देगा और H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज करेगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, व्हाइट पीपीटी होता है। और किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। पूरा तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में व्हाइट पीपीटी आना स्टार्ट कर देगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आती है। ठीक है, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम लोग के पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ठीक, अगर आप एक्सेस में CO2 गैस पास करा देते हो, अगर आप एक्सेस में CO2 गैस पास करा, जैसे यही है CaCO3 और H2O है, CaCO3 है और H2O है, और इसी में एक्सेस CO2 पास, ये जो गैस है और तेजी से इसमें और पास करा दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। और ये कैसा हो जाएगा, फिर से ये सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर, पहले मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लाइम वाटर में पास कराया, क्या बन गया, व्हाइट पीपीटी, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं था, पता चल जा रहा था टेस्ट ट्यूब में। तो इसका मतलब यहाँ से वाटर
CO2 गैस रिलीज हो रही है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस पास करा दे इसी में, तो जो व्हाइट पीपीटी बना था फर्दर वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर, और जो सॉल्युबल इन वाटर में होगा वो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में फॉर्म करेगा। क्लियर? तो ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट वुड बी हैपन व्हेन एक्सेस CO2 गैस मॉलिक्यूल्स पास इन लाइम वाटर। इज इट क्लियर? व्हाट वुड बी हैपन व्हेन एक्सेस CO2 पास इन लाइम वाटर, तो क्या होगा हमारे पास, सॉल्युबल इन वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा इतना। तो ये बात दो चीज मैंने सीख ली कि CO2 का हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का टेस्ट लेबोरेटरी में कैसे करेंगे। हाइड्रोजन का टेस्ट पॉप साउंड से, CO2 का टेस्ट हम लोग लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर में सारे लैब में प्रोवाइड है। जब आप स्कूल ओपन होगा तो मैं आप लोगों को लैब में लेके चलूंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से ये कलरलेस व्हाइट पीपीटी बनता है और किस तरीके से ये अरेंजमेंट हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं कि इसका जो गैस है इस दूसरे वाले में पास कराते हैं। ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं लैब में कराऊंगा। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। एक्सेस में पूछेगा तो ये बनेगा, सिर्फ नॉर्मल पूछेगा तो व्हाइट पीपीटी बनेगा। इज दैट क्लियर? सेकंड देखो, हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन था, ये दूसरा रिएक्शन था। पहला हम लोग के पास कौन सा था कि मेटल का एसिड के साथ, तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था HNO3 का। तो HNO3 सभी मेटल के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3। बट फिर भी वो कुछ के साथ देता था। दो था हमारे पास, एक Mn था और एक क्या था, Mg था। अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरा केस हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। तीसरा हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, ये अब छोटे छोटे रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन किस तरीके से करेगा, जैसे सपोज कर लो CuO है, कॉपर ऑक्साइड, Cu प्लस 2HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्म होने के चांसेस आप बताओ, अच्छा देख के बताओ क्या बन सकता है। यहाँ से देखो, कोई और किसी को आइडिया होता है यहाँ तो बताइए आप क्या फॉर्मेशन हो सकता है। एक तो देखो Cu के साथ Cl आएगा तो क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा। एक H के साथ ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल से कैसे है। ठीक, तो ये मेटल ऑक्साइड, मेटल का मीन्स मेटल के साथ क्या हो, ऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा हमारे पास इस तरीके से होगा। जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। अब बेस के साथ रिएक्शन कराना है, कोई भी नॉन मेटल। आप बताओ, नॉन मेटल में जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ये नॉन मेटल है, इसको बेस के साथ ट्रीटमेंट कराना है। बेस के साथ ट्रीटमेंट कराना, सपोज कर लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करा दिया। तो अब देखो चांसेस क्या है बनने के, यहाँ पे आप चेक करके बताओ क्या बन सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास बनने की। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम के साथ क्या बनने के चांसेस हमारे पास, कार्बोनेट आ जाएगा, CaCO3 बनेगा। एक हमारे पास क्या बनेगा, CaCO3। ठीक है, और दूसरा आप बताओ क्या बनने के चांसेस हमारे पास, H2O बनेगा। देख लो, ठीक, ये CO2 है, ये CO3 में कन्वर्ट होकर कैल्शियम के साथ कंबाइंड होगा और यहाँ से H2O के फॉर्म में बाहर लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी बात समझ में आती है। और पांचवा लास्ट हमारे पास रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के बीच अगर करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का मीन्स व्हेन एसिड कनेक्टेड विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये सॉल्ट है हमारे पास है NaCl, सॉल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन हमारे पास होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो अभी तक मैंने 5 रिएक्शन टोटल बता दिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में। पहला मैंने मेटल की रिएक्शन किसके साथ बताई, एसिड के साथ बताई। दूसरा मैंने बताया कि मेटल कार्बोनेट एंड कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ बताया। थर्ड मैंने मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ बताया। दूसरा नॉन मेटल का रिएक्शन मैंने
बेस के साथ बताया, एंड फिफ्थ हमने बताया बिटवीन द एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ अलग से टॉपिक की, जैसे इसको नोट कर लीजिए आप, ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब मैं कुछ जनरल बातें कर लेता हूँ, टाइप ऑफ एसिड एंड टाइप ऑफ बेस, फिर हम लोग बात करेंगे किसके, सॉल्ट की बात करेंगे। देखो पीएच मैंने बढ़ा दिया है, पीएच की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसपे पीएच इसके बाद पीएच ही था, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है। तो जिनकी पीएच की वैल्यू करीब करीब 6 के करीब होगी वो वीक एसिड होगा, जिनकी 1 के करीब होगी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर, बात समझ में आती है? फिर से एक बार देख लो, पीएच की वैल्यू अगर मैं 1 बोलूँ और पीएच की वैल्यू एक बोलूँ 5 है, और इन दोनों में से प्रेडिक्ट करने के लिए बोलूँ कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो पीएच की वैल्यू जिसकी क्या होगी 1 होगी, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये क्या होगा हमारे पास, वीक होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पीएच की वैल्यू 8 है एंड पीएच की वैल्यू क्या है 14 है, तो विच वन इज द स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, तो इस साइड वाले में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आती? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन में भी ऐसे कई बार मिल जाएंगे आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट मैं बात करूँ, देखो टाइप्स ऑफ, मैं बात करूँ कि कुछ पहले नॉर्मल बात कर लेता हूँ। जैसे हम लोग को डाइल्यूट करना हो किसी चीज़ को, डाइल्यूट करना है, सपोज कर लो लेबोरेटरी में हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब ये बहुत ही हार्ड होगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डाइल्यूट करना है, मीन्स दैट इसमें पानी मिलाना है। तो पानी मिलाने में इसमें 2 कंडीशन होते हैं। सपोज कर लो कि पहला ये टेस्ट ट्यूब है, दूसरा ये टेस्ट ट्यूब है, एक में वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक में क्या है हमारे पास है H2O है, और ये H2SO4 है। ये H2SO4 कैसा है, कॉन्क है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क बोलते हैं। अब आप हमें बताओ कि किस तरीके टेस्ट ट्यूब 1 को 2 में मिक्स किया जाए या 2 को 1 में मिक्स किया जाए, प्रोसीजर कौन सा बेस्ट होगा। बेस्ट होने का मतलब है कि किसमें बहुत अच्छा तरीके से होगा, हार्मफुल नहीं होगा हम लोग के लिए। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ, पहले मैं अगर H2O को H2SO4 में मिलाऊंगा, H2O को अगर मैं H2SO4 में मिलाऊंगा तो क्या होगा, और H2SO4 को डायरेक्ट H2O मिलाऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो H2SO4 में हम लोग डायरेक्ट H2O को पोर नहीं करेंगे, बात समझ में आती है। H2SO4 में H2O को डायरेक्ट पोर नहीं करेंगे। अगर मैं H2O को डायरेक्ट H2SO4 के ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में मिक्स करूंगा तो यहाँ से लॉट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। जब एनर्जी लिबरेट होती है वी कॉल देम एक्सोथर्मिक, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। टर्म में क्या यूज हुआ, एक्सोथर्मिक, थर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का, एक्सो का मतलब बाहर होता है, थर्मिक का मतलब होता है हीट होता है। तो बहुत सारा हीट बाहर निकलेगा और उससे ये भी चांसेस हो सकता है कि ये ब्रेक भी हो जाए। ठीक है, और ये ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने के बाद ये फ्लो करने लगेगा, हो सकता है कपड़े सब पे या कहीं पे भी लगेगा बॉडी में, तो वो क्या करेगा, हार्मफुल करेगा आपको। ठीक है, हार्म करेगा। तो आप कभी भी H2O को H2SO4 में नहीं मिलाओगे ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ H2SO4। आप क्या करोगे, वाटर वाले मॉलिक्यूल्स में, वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे H2SO4 को क्या करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे क्या पोर करते जाओगे। हालांकि ये भी एक्सोथर्मिक होगा, ऐसा नहीं है, बट इसके कंपैरिजन में ये वाला कम एक्सोथर्मिक होगा और इसमें ये टूटने के चांसेस कम होंगे टेस्ट ट्यूब, इसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसमें प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब डाइल्यूट आप करते हैं तो हाथ में ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं। हम कभी आपको बनाते टाइम दिखाएंगे कि लैब में मैं कैसे डाइल्यूट करता हूँ, हाथ में ग्लव्स बनाता हूँ, पहन लेता हूँ, पहनने के बाद फिर मैं उसको क्या करता हूँ, पोर करता हूँ, ताकि बहुत ही डेंजरस होता है। थोड़ा सा भी पानी मिलाने पे या H2SO4 मिलाने पे अगर थोड़े से भी उसके ड्रॉप चेहरे या फेस पे कहीं पे भी आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि 1-2 बार आ चुका है। तो आप H2SO4 को किसमें धीरे धीरे ड्रॉप करोगे, आप H2O में ड्रॉप करोगे। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये भी लिबरेट करेगा बट इसके कंपेरिजन ये कम करेगा। तो ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आप H2SO4 को वाटर में इनरिचमेंट करोगे कि वाटर को H2SO4 में इनरिचमेंट करोगे। ठीक है, तो आपका कहना
आपका आंसर क्या होगा कि H2SO4 को हम लोग वाटर में इनरिचमेंट करेंगे ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ H2SO4। अगर वाटर को करेंगे तो लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जिससे क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब ब्रेक होने के चांसेस है और बॉडी को हार्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट जब H2SO4 को आप वाटर में इनरिचमेंट या पोर करोगे तो वहाँ पे एनर्जी कम, पहले के कंपैरिजन में कम रिलीज होगी और चांसेस कम होंगे, ठीक है, और डायल्यूट भी होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अभी किसी को इसमें किसी तरीके का डाउट है? अभी आज के लिए इतना सेशन है, कल मैं फिर से कुछ आगे की तरफ प्रोसीड करूंगा, चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस, एंड फिर हम लोग लास्ट चलेंगे सॉल्ट पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।